सीए फाइनल लॉ के क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं जो कि आईसीआई ने दिए हुए हैं। हमें जब हमारा प्रैक्टिस मैनुअल विड्रॉ हुआ था तो आईसीआई ने हमें 104 क्वेश्चन 104 क्वेश्चन दिए थे पूरी लॉ के समझने के लिए पूरी लॉ को। और मतलब दीज आर द क्वेश्चंस फॉर कंप्लीट लॉ फॉर प्रैक्टिस, वही हम कर रहे हैं। हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो ज़रूर कराऊँ, हम लोग डिस्कस करें। और इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इस वीडियो के एंड में मैं सीए फाइनल का एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि वो हम कैसे करने वाले हैं। प्रैक्टिस मैनुअल में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं और कितने क्वेश्चन अमेंड हुए हैं। तो इस पूरे चैप्टर की बात हम करेंगे एंड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये चीज़ सुनना, क्योंकि एनबीएफसी, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अभी हम लेकिन लॉ की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग चलते हैं आगे। मिस्टर जॉन इज़ अ डायरेक्टर ऑफ एमएनसी लिमिटेड। एक चीज़ और ऐड कर दूं बस, कि इस वीडियो में थोड़ी सी हम अमेंडमेंट्स की बात भी करेंगे, कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है उसमें कुछ अगर अमेंडमेंट आई है, उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आई है, तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं अब बिना किसी देरी के। मिस्टर जॉन इज़ अ डायरेक्टर ऑफ एमएनसी लिमिटेड which had accepted deposits from public. Okay. The financial position of MNC Limited, जिसमें कि मिस्टर जॉन डायरेक्टर है, turned very bad and it failed to repay the deposits which fell due for payment on 10th April 2017. And such repayment has not been made till 5th May 18, यानी कि मोर देन 1 ईयर। 10 अप्रैल 2017, 10 अप्रैल 2017 को जो पेमेंट ड्यू हो गई थी वो 5th मई 2018 तक पे ऑफ नहीं हुई। तो 1 साल से ऊपर हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। हमने डिपॉजिट्स को रीपे करने में 1 साल से ऊपर, कॉन्टीन्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर, लॉ ध्यान में आ रहा होगा आपको, कर दिया है। तो देख लेते हैं। अनदर कंपनी, एक और कंपनी है JKL लिमिटेड, wants to appoint the said Mr. John as its director at its AGM to be held on 6th May। 5th मई तक डिफ़ॉल्ट हुआ और उसके अगले दिन एक दूसरी कंपनी मीटिंग में इसी डिफ़ॉल्टिंग कंपनी के डायरेक्टर को कह रही है मैं तुझे अपना डायरेक्टर बनाऊंगी। यू आर रिक्वायर्ड, आप बताओगे, to state with reference to the provision of Companies Act and whether Mr. John can be appointed as a director of JKL Limited। देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 पर बना हुआ है, लेकिन जब भी हम 164 सब सेक्शन 2 यानी कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो हम सेक्शन 167 की बात ज़रूर करते हैं कि सिंस ही इज़ नाउ डिसक्वालिफाइड ही हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस। तो 167 में एक चेंज आया था, अमेंडमेंट आई थी। अब मुझे ये नहीं पता लास्ट अटेम्प्ट में आई थी, उससे लास्ट में आई थी, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंपनी में, जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे इस कंपनी में MNC लिमिटेड में डिफ़ॉल्ट हुआ है, मिस्टर जॉन MNC लिमिटेड को वेकेट नहीं करेंगे ऑन द डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। मतलब ऐसा नहीं कि 5 मई को ही मिस्टर जॉन वो गए, मतलब वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। 167 में, 164 में बेसिकली अमेंडमेंट है कि 6 महीने तक जो डायरेक्टर है उसको 6 महीने मिलेंगे उस कंपनी में रहने के लिए जो 164 सब सेक्शन 2 का डिफ़ॉल्ट कर लेती है। तो सेक्शन 167 में जब हम जाकर पढ़ते हैं कि डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो गया है और डायरेक्टर डिसक्वालिफिकेशन की वजह से ऑफिस को वेकेट करेगा, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन द डिफ़ॉल्टिंग कंपनी शैल नॉट बिकम वेकेंट। मान लो मिस्टर जॉन, अभी तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ।
मिस्टर जॉन मान लो JKL के ऑलरेडी डायरेक्टर होते, 2 में डायरेक्टर होते, MNC में भी होते, JKL में भी होते, तो और MNC में डिफ़ॉल्ट हुआ तो JKL में तो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड एंड वेकेट, लेकिन MNC में डिस्क्वालीफाइड तो हो गए लेकिन वेकेट अभी नहीं करेंगे, 6 मंथ्स तक वेकेट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अब पता चल गई। ठीक है, नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो देख लेना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ये है कि MNC लिमिटेड ने डिफ़ॉल्ट करा, मिस्टर जॉन वाके डायरेक्टर थे, JKL अगले दिन कह रहा है डिफ़ॉल्ट जब पूरा साल भर पूरा हो चुका, सब हो चुका, कि मैं अगले दिन 6 मई को मीटिंग रख रहा हूँ तो आप वहाँ पर अपॉइंट हो गए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं आंसर, ये छोटा सा आंसर है इसका। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 clause B of the Companies Act 2013 state that where a person is or has been a director of a company which has failed to pay deposit on due date and such failure continues for 1 year, हमारे केस में 1 year और more हो गया है, then such person shall not be eligible to be appointed as a director of any other company. वो director कहीं और appoint नहीं हो सकता for a period of 5 years, 5 years from the date on which such company in which he is a director failed to repay its deposit. In the instant case, हमारे केस में MNC Limited has failed to repay its deposit on due dates and the default continues for more than 1 year. Hence, Mr. John will not be eligible to be appointed as a director of JKL Limited. कोई भी डाउट नहीं होगा आई थिंक इसके अंदर, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। XYZ Limited is an unlisted public company, unlisted है, having a paid up share capital of 20 crores as on 31st March 18 and a turnover of 150 crores। मतलब 150 करोड़ देखते ही आप समझ रहे होगे कि 100 करोड़ से ऊपर है, और इस 20 करोड़ को देखते ही आप समझ रहे होगे 10 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि मैक्सिमम या ज़्यादातर जो होती हैं हमारी पेड अप कैपिटल की लिमिट वो 10 करोड़ होती है और टर्नओवर 100 करोड़ होती है। ऐसा नहीं है कि सब में, बट ऐसा देखा जाता है। 150 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 18। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज़ 13। कितने डायरेक्टर हैं? 13। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15, SR पास ना करे तो। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आंसर द फॉलोइंग। ये आपसे पूछ रहा है कि स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दैट द कंपनी शुड अपॉइंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने अपॉइंट होने चाहिए? ध्यान रखना ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर टू बी अपॉइंटेड इन केस XYZ इज़ अ लिस्टेड कंपनी। अगर मान लो XYZ लिस्टेड कंपनी होती, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते? चलते हैं हम आगे, देखते हैं। पहले तो पूरा का पूरा रूल समझाया हुआ। अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताना कि जब भी आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते हो तो एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट या एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 149 को आप यहाँ पर लेकर आते, कभी आप ऐसे रूल से स्टार्ट करते हो? मतलब अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप एग्ज़ाम में क्या रूल्स को रेफ़र करते हुए, मतलब आप इतने होशियार हो कि आप रूल्स को भी याद कर लेते हो, रूल्स को रेफ़र करते हुए भी आंसर देते हो क्या? द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जो कंपनियां हम पढ़ने वाले हैं वो कंपनियां कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखें। अब ये कंडीशन याद मैं कैसे करता था? मैं सिंस IPCC के डेज से, इंटर के डेज से मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। तारे लैंड पर TLP 100, 50, 10 कम होता हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। TLP दो साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, TLP तारे लैंड पर 100, 50, 10। ये सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर एक्सीडिंग हो जाता है, कहीं पर एक्सीडिंग नहीं होता और होता है इक्वल्स टू और मोर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चीज़ें गिवन है। देखो सबसे पहले हम करेंगे TLP का T। द पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ और मोर, बोले तो ऐसे वाला साइन होगा, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा। टी के बाद आता है L।
एल बोले तो पब्लिक कंपनीज एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़। यहाँ पर एक्सीडिंग है, ये वाला साइन नहीं है, ठीक है, ये वाला साइन नहीं है, इसको काट देंगे, एक्सीडिंग है। और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, यानी बोले तो पी TLP 100 50 10 और 50 क्या हमारा एक्सीडिंग, ये दोनों और मोर, ये हो गई हमारी लिमिट। इन द प्रेजेंट केस, हमारे केस में XYZ लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 करोड़ एज ऑन 31st March 2018 and a turnover of rupees 150 crores during the year ended 31st March 18. Thus, as per the Companies Act, XYZ Limited shall have at least two director as independent directors. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या था, नेक्स्ट पार्ट में ये था जी कि अगर मान लो XYZ लिमिटेड हमारी लिस्टेड कंपनी होती तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, यहाँ पर हमने सेक्शन 149 की रेलेवेंस दिया। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एट लीस्ट कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम 1/3 ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर करे जाएंगे। In the present case, XYZ Limited is a listed company and the total number of directors is 13. Hence, in this case, XYZ Limited shall have at least 5 director. कैसे 13 का 1/3 माना तो आया 4.133। अब ये जो 0.33 है ना, हमारा सेक्शन कहता है इसको 1 मान लो, ये चीज़ ही नीचे लिखी हुई है। The explanation to section 149 specifies that any fraction contained in such 1/3 shall be rounded off as 1. तो ये जो 0.33 वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम 1 मानेंगे, तो कितने डायरेक्टर हो गए, 5 हो गए, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाला, ये वाला थोड़ा हिसाब देख लिया करो, क्योंकि रोटेशनल डायरेक्टर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, बट आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है, तो ये चीज़ मैटर करती है, नंबर कट जाते हैं। एज द एक्सप्लेनेशन टू रूल 4 ऑफ द कंपनीज Rules 2014 specify that for the purpose of assessment of the paid up share capital or turnover or outstanding loans, debentures and deposit as the case may be, their existence on the last date of latest financial statement shall be taken into account. कब देखना है कि TLP 100 50 10 है, लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। इन द प्रेजेंट केस इट इज़ मेंशन पेड अप कैपिटल 20, पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, टर्नओवर 150 करोड़ है, तो इट इज़ अज्यूम दैट 31 मार्च 18 इज़ द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके हिसाब से हमने 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने चाहिए, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर वीडियो जिसमें मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, वरना मैं एक क्वेश्चन की एक वीडियो बनाता था, सो दैट थोड़ी सी एक इंटरेस्ट बन जाए वीडियो का टाइम देख के कि हाँ ये 8 मिनट की ही वीडियो है या 9 मिनट की ही वीडियो है, और इंसान उसे प्ले करके देख ले। बट आई वॉज रिसीविंग फ्यू कॉमेंट्स, आते ही वैसे मेरे चैनल पे बहुत थोड़े से कॉमेंट है, तो उसमें भी 1-2 लोग कह रहे थे कि ज़्यादा क्वेश्चन कराओ। एक मतलब जो रेगुलर लोग हैं जो कमेंट करते हैं, एक तो कोई VA करके है, एक आयुषी करके कोई है, वो ये लोग कमेंट करते हैं। आई वांट टू थैंक यू गाइस कि आप एटलीस्ट इतने एक्टिव हो कि चैनल को देख रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एडवाइस, आपसे सलाह मांग रहा है क्वेश्चन, एडवाइस सुपर स्पेशलिटीज़ लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज़ मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज। आप बताओ क्या हम कोई ऐसा MD अपॉइंट कर सकते हैं जो कि 70 साल से ऊपर हो। ये इकलौता प्रैक्टिकल केस ना, जो जब भी मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ लॉ में, तो मुझे हमेशा रतन टाटा याद आते हैं। आपको पता होगा साइरस मिस्त्री जब हट गए थे डायरेक्टरशिप से, तो दोबारा रतन टाटा को टाटा का डायरेक्टर बनाया गया था। तो
आपको ये बताना है. सेकेंड इज पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स पर एनम टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. आप कमीशन कैसे देना चाह रहे हो? 4% कमीशन देना चाह रहे हो. ओके. पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹40,000 पर मंथ टू द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रनिंग इन लॉस एंड हैव एन इफेक्टिव कैपिटल ऑफ 95 लाख रुपीज़. जो कंपनी लॉस में होती है उसकी रेम्यूनरेशन हम इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, इसलिए हमें इफेक्टिव कैपिटल भी गिवन है. तो सबसे पहला पार्ट 70 साल से ऊपर का एमडी अपॉइंट करते टाइम हम क्या देखेंगे. चलो शुरू करते हैं. Under the proviso to Section 196, subsection 3 of the Companies Act 2013, a person who has attained the age of 70 years may be employed as managing director, whole-time director, manager. ये तीन ही डायरेक्टर की बात होती है इस पूरे चैप्टर में. एक होता है एमडी, एक होता है डब्ल्यूटीडी और एक होता है हमारा मैनेजर. तो ये तीनों के लिए 70 साल से ऊपर हो सकता है बाय दी अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स बाय एसआर passed by the company in the general meeting and the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person. हम यूजुअली ये गलती करते हैं कि सिर्फ एसआर वाली बात याद रखते हैं, लेकिन एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की जस्टिफिकेशन होती है वो भी एनेक्स करा जाता है उस एसआर के साथ. तो एक तो चीज़ हो गई हमारी. एसआर पास कर रहे हैं प्लस आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसके साथ एनेक्स कर देनी है. ठीक है. लेट से ये नहीं हो पाता. हाउएवर वेयर नो सच स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन एक्सीड द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द मोशन. बेसिकली एक फेवर के वोट्स हैं, एक हमारे अगेंस्ट के वोट्स हैं. कौन से ज़्यादा होने चाहिए? ये ज़्यादा होने चाहिए, फेवर के वोट ज़्यादा होने चाहिए. एंड इसमें एक साथ में और कंडीशन है. एंड the CG is satisfied on an application made by the board that such appointment is most beneficial to the company. The appointment of the person who has attained the age of 70 years may be made. ठीक है. तो ये दो कंडीशन होती है. एक तो एसआर पास करना, उसके साथ याद रखना नेक्स्ट करेंगे हम लोग एक जस्टिफिकेशन, बेसिकली एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें जस्टिफाई करा हो जाएगा. और सेकंड, अगर एसआर पास नहीं होता तो वोट्स कास्ट in the favor of motion should be more than the votes cast against the motion. and एक एप्लीकेशन जाएगी सीजी को जिसमें कि बताया जाएगी कि दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल वी कैन डू फॉर द कंपनी और इससे हमारी कंपनी को बेनिफिट ही होगा. ठीक है. तभी आप कर सकते हो 70 साल से ऊपर किसी पर्सन को अपॉइंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट क्या था? सेकेंड पार्ट था कमीशन. कमीशन दे रहे थे हम लोग 4% की. अंडर सेक्शन 197 द लिमिट ऑफ टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बाय अ पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन तीनों की ही बात करते हैं. इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. इन एनी केस आप कितनी रेम्यूनरेशन दे सकते हो वो आपके नेट प्रॉफिट्स के 11% से ऊपर नहीं हो सकती. सीधी सी बात है. अब वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन सेक्शन 198. सेक्शन 198 में हम लोग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं. अगर आपको याद होगा सेक्शन 135 CSR, जिसमें CSR की लिमिट हम पूरी करते हैं कि 2% ऑफ वो जो 5% वाली और 2% वाली है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ पर भी हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एज पर सेक्शन 198 ही करते हैं. फर्दर द थर्ड प्रोवाइजो बोले तो कंडीशन टू सेक्शन 197(1) प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय a special resolution the remuneration payable to director who are neither a managing director, whole time director shall not exceed 1% of the net profits of the company.
जो लोग एमडी और डब्ल्यूटीडी नहीं है उनके साथ एसआर पास करके हम 1% से ऊपर नहीं दे सकते उन लोगों को, बेसिकली ये बात बोली जा रही है. इफ़ देयर इज़ अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स इन एनी अदर केस. सीधी सीधी बात यह है कि अगर कंपनी के पास कंपनी, अरे तो मैं पेन ऑन करना भूल जाता हूँ, कंपनी हैज़ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, तो आप कितना दे सकते हो 1%. मान लो ये नहीं है, नॉट है, तो मैक्सिमम कितना 3%. अब इसके अंदर एसआर की बात तो इन्होंने लिख दी, यहाँ पे लिख दिया था ना कि विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग बाय एसआर द रेमुनरेशन पेबल. एसआर की लिमिट तो लिख दी, एसआर की कंडीशन तो लिख दी. अब इसके अंदर एक चीज़ और है, लेट से हमें 1% और 3% से एक्सीडिंग देना है, तो हमें प्रायर अप्रूवल ऑफ द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अभी मैं लिख भी दूंगा स्क्रीन पे सब, इज ऑब्टेन इफ द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन ड्यूज टू देम. मान लो कंपनी ने किसी बैंक के साथ में, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, किसी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर के साथ में और किसी और सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ कभी इन पास्ट में डिफ़ॉल्ट करा है, तो इनकी कंडीशन भी चाहिए होगी 1 और 3% से ऊपर देने में. ठीक है, अगर एक्सीडिंग उससे देनी है तो. सिर्फ एसआर की कंडीशन नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज आ चुका है इसके अंदर. और मैं साथ साथ में ही मनीष भंडारी सर की बुक खोल के रखता हूँ कि अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा. तो और अगर आपको भी कुछ अपना इनपुट देना तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हो. ठीक है, आगे चलते हैं. तो इन्होंने क्या बोला, देयरफॉर इन द गिवन केस द कमीशन ऑफ 4% इज बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड एंड द सेम शुड बी अप्रूव बाय द मेंबर ऑफ एसआर. एसआर प्लस जो कंडीशन मैंने अभी बोली, बैंक, पीएफआई, एनसीडी, सिक्योर्ड क्रेडिटर. ठीक है, आगे चलते हैं. इसी बीच मैं थर्ड पॉइंट भूल गया, क्या था थर्ड इज, हाँ, रेम्यूनरेशन 40,000 पर मंथ और इफेक्टिव कैपिटल आपकी 95 लाख है क्योंकि आप लॉस में हो. If in any financial year a company has no profits or its profits are inadequate, the company shall not pay to its director, including managing or whole-time director or manager. अगर मान लो कंपनी का लॉस है तो कंपनी इनको पे नहीं करेगी. एनी रेम्यूनरेशन एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस पेबल टू डायरेक्ट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5. शेड्यूल 5 वाली को छोड़ के, शेड्यूल 5 वाली तो पे करनी है. Section 2 of the Part 2 of Schedule 5 provides that wherein any financial year during the currency of tenure of a managerial person, a company has no profits or its profits are inadequate, it may pay remuneration to the managerial person not exceeding 60 lakhs. कितना? 60 लाख. ऊपर इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ दिया. 60 लाख फॉर द ईयर इफ़ द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नेगेटिव और अप टू 5 करोड़. आपकी नेगेटिव से लेके 5 करोड़ तक इफेक्टिव कैपिटल है तो आप 60 लाख रुपए दे सकते हो. इन द प्रेजेंट केस द प्रपोज रेम्यूनरेशन कैन बी पेड. प्रपोज रेम्यूनरेशन कितनी है देखो, 40,000 पर मंथ, बोले तो 4.8 लाख, वो तो बहुत ही कम हो गई. यहाँ पर तो 60 लाख 60 लाख तक की बातचीत करी गई है. तो इसी के साथ हमारे लॉ के तो 3 क्वेश्चन खत्म होते हैं. बट अभी जाना मत, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी की बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है. 3 क्वेश्चन तो हो गए. अगर आपने पूरे तीनों क्वेश्चन देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपके कुछ इनपुट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर आपके लिए भी और मेरे लिए भी. तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑडिट ऑफ एनबीएफसी की. ये मैंने आपके सामने ऑडिट ऑफ एनबीएफसी खोल दिया. मैं कराने नहीं वाला हूँ, इन एनी केस ये कराने नहीं वाला हूँ, थोड़ी सी बातचीत बस बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितना मुझे समझ में आया, मेरे हिसाब से इसके अंदर अमेंडमेंट है. क्योंकि अब ये सब लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, ये सब नहीं होती, इनके नाम बदल दिए गए हैं. तो इसे पढ़ने का तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं. अगर आपको ये पढ़ना है तो मैं आपको पंकज गर्ग सर, सीए पंकज गर्ग सर, एल्डाइन के टीचर, वहाँ से बता दूंगा, वहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई. इसमें भी चेंज आ गया है. ये एसेट फाइनेंस कंपनी शायद इन्वेस्टमेंट कंपनी में मर्ज हो गई हैं, तो ये भी अमेंड हो चुका है, तो इसको भी यहाँ से पढ़ने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स. ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इसका मैंने निमोनिक यानी कि लर्निंग ट्रिक बताई थी. कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स
इसका निमोनिक था CPN, कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ये पूरी वीडियो एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ, इनफैक्ट ये जो अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये तक मैंने याद कराए थे। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं देखी तो जाके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। 7 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अब हायर परचेज फाइनेंस कंपनी के लिए अलग से पूछ रहा है। अब सीधी सी बात है, एसेट कंपनीज, एसेट फाइनेंसिंग कंपनी अब मर्ज हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, या कुछ भी हो चुका है, तो ये क्वेश्चन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये है ही नहीं। इनफैक्ट इसकी वैलिडिटी डाउटफुल है मेरे हिसाब से। तो सेम गोज विद क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोलते हैं इक्विपमेंट लीजिंग फाइनेंस कंपनी, तो ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो गया है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का 7th क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 2 क्वेश्चन की रिलेवेंस अब मुझे नहीं लगती और इनकी वैलिडिटी भी बिल्कुल डाउटफुल है। 6th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वो कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला और एक ये क्वेश्चन। मैंने जान के ये 2 क्वेश्चन उठाए थे क्योंकि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी भी एकदम डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय NBFC। इसका शायद निमोनिक ही, इसकी शायद लर्निंग ट्रिक ही फ्रॉड बाय NBFC ऐसे करके कुछ है। आप डिटेल्ड वीडियो, बिल्कुल 8 से 10-15 मिनट की वीडियो, डिटेल एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाके देख लेना। फिर आता है 7th क्वेश्चन, एक इकलौता, वैसे तो वो दोनों भी हैं कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्लस ये 7th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये एक क्वेश्चन करने वाला है, ये मैं आपको ऑडिट की जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा। समवेयर आपका ऑडिट ऑफ NBFC भी हो जाएगा। मैं नहीं कहता कंप्लीटली हो जाएगा, लेकिन 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हो, और अगर बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं तो मैं पंकज गर्ग सर की बुक से करा दूंगा, उसमें से पढ़ा दूंगा एक बार। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट के साथ बन गई है। 3 क्वेश्चन तो हमने लॉ के कर लिए हैं और कंप्लीट चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ NBFC एक बार देख लिया है यहाँ से भी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर करो इसको, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को दिखाओ और बताओ कि एक ऐसा चैनल है जो कि रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता है एक रिलेटेबल कॉन्टेंट की। सो नाउ थैंक यू so much for watching this video.